कि न्यूक्लियर पावर उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। कुछ ना कुछ तो ये लोग बर्बाद करेंगे। अनसर्टेन है, हम कुछ नहीं कह सकते। तेल के क्राइसिस वगैरह हो सकते हैं। 150 से भी ज़्यादा लड़कियां मारी गई, को तो कंट्रोल वही लोग कर रहे हैं। तो अमेरिका के एयर बेसेस को कमज़ोर किया गया ये। वरना ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आदाब नाजरीन, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहसिन उस्मान रिजवी और आप देख रहे हैं फैक्ट मैटर्स। यकुम मार्च इतवार के रोज सुबह के वक्त एक ऐसी खबर मंजर आम पर आई जिसने न सिर्फ ईरान को बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को दहला के रख दिया। वो सानहा था ईरान के सुप्रीम लीडर रहबर मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामनई की वफात की खबर। इस वफात के साथ ईरान, इजराइल और यूएस के दरमियान जंग का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं रेहान फजल और अमीर हमजा। रेहान फजल और अमीर हमजा, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। रेहान, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आयतुल्ला खामनई की वफात के बाद, शहादत के बाद ये कहा जाने लगा यूएस ऑफिशियल्स और ईरान के जो अपोजिशन है कि अब ईरान का जो इस्लामिक रजीम है वो ख़त्म हो जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, जहाँ तक इस्लामिक शासन की बात है ईरान में, 1979 में जब इस्लामिक मूवमेंट चला था रिवोल्यूशन का, तो उस टाइम में जब गवर्नमेंट बनी थी तो एक पूरी गवर्नमेंट एक सिस्टम के साथ बनी थी ईरान में, और उसके साथ प्रेसिडेंट, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, उसके साथ साथ आईआरजीसी जो वहाँ की सेना की वो ग्रुप्स है, उसके साथ साथ प्रेसिडेंट, सुप्रीम लीडर, ये सब साथ आए थे। तो अगर सुप्रीम लीडर के जाने के बाद अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो तख्ता पलट हो सकती है या इस्लामिक शासन खत्म हो सकती है, तो मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर जो वहाँ के असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, सुप्रीम लीडर के जाने के बाद उनके पास ये पावर होता है कि वो नए अपने सुप्रीम लीडर का इंतखाब करें। जी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे इस्लामिक शासन खत्म हो। दूसरा सवाल हमजा आपसे ये है कि ये जो अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, ये सिर्फ रजीम चेंज के लिए है या न्यूक्लियर पावर को खत्म करने के लिए है? देखिए, अगर आप ऊपर से देखें तो दोनों ही वजह लगती है मुझे कि अगर, क्योंकि इसराइल और यूएस का कहना है कि जो न्यूक्लियर पावर है वो उनका एक कंसर्न है कि उनको लगता है, इसराइल को लगता है कि न्यूक्लियर पावर उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और अगर उन्होंने, ईरान ने न्यूक्लियर पावर बना लिया तो मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर पावर की रेस हो जाएगी। तो एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह हम कह सकते हैं इस्लामिक रेजिम चेंज भी है, क्योंकि ईरान के जो एलाइज है मिडिल ईस्ट में, आर्म्ड ग्रुप जो भी हैं, वो ईरान के लिए थ्रेट है। तो इसलिए वो ये भी चाहता है कि इस्लामिक रेजिम भी चेंज हो और न्यूक्लियर जो पावर है वो ईरान पे ना हो। तो ये है। अच्छा जी। रेहान, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ईरान ने जो जवाबी हमला किया इजराइल की तशद्दुद के बाद, और इजराइल ने जो उनके सबसे सुप्रीम लीडर, सबसे बड़े लीडर, उनको शहीद करने के बाद गल्फ कंट्रीज में जो उनके यूएस बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, उन पे ईरान ने जवाबी हमला किया। उसका क्या असर रहा, क्या अंदाजा है, क्या कैजुअलिटीज? मुस्लिम साहब, जहाँ तक खाड़ी देशों की बात है, गल्फ कंट्री की, जो ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई किया है ड्रोन से और भी अलग अलग वेपन से, तो वो कहीं ना कहीं वो गल्फ कंट्री पे हमला नहीं है, वो जो वहाँ अमेरिकी एयर बेसिस है उस पे उन्होंने हमला किया है ताकि उसको कमजोर किया जा सके अलग अलग जगह से। और इससे ना जो नुकसान हुआ है अरब कंट्री को, उसमें पर्यटन का हुआ है, एयरपोर्ट्स वगैरह को बंद कर दिया गया है, थोड़े बहुत सिविलियंस को भी दिक्कत हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है। जो कमजोर किया गया है वो अमेरिका के एयर बेसेस को कमजोर किया गया ये हमला करके। अच्छा, मतलब ईरान ने आम आवाम को अपना वो नहीं बनाया निशाना। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ के आम आवाम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है जी। वो, उसका जो मेन मकसद था वो अमेरिका को कमजोर करना था, वहाँ के एयर बेसेस को कमजोर करना था। ओके। हमजा, मेरा आपसे ये सवाल है कि हिजबुल्ला, हुतीस और जो इराकी मिलिटेंट्स हैं इस वक्त जो वो ऑपरेट हो रहे हैं, वो किसी के डायरेक्ट ऑर्डर से ऑपरेट हो रहे हैं या वो जज्बात में आके कि उनके सबसे बड़े लीडर का इस तरह शहीद कर दिया गया है, उसके
उसकी वजह से वो ऐसा हमले कर रहे हैं? मोहसिन साहब, बात ये है, मेरे नज़रिए से जो हिज़्बुल्लाह होती है और इराक के मिलिटेंट्स हैं, जी। वो जज़्बात की वज़ह से ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं, इस लड़ाई में आ रहे हैं। क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा मैचिंग है, इस वज़ह जी। से आयतुल्लाह खामेनेई को अपना वो भी सुप्रीम लीडर मानते हैं। तो इस वज़ह से वो जज़्बात की वज़ह से आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। उनको कोई ऑपरेट अभी नहीं कर नहीं, उनको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा। रेहान, इस वक़्त ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट नंबर लोगों का ईरान में कितना है? और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक ईरान में इस वक़्त 9,000 हिंदुस्तानी फँसे हुए हैं। तो उनको निकालने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत क्या इक़दामात उठा रही है? देखिए, जहाँ तक मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की बात है, हुँ, हुँ। मिडिल ईस्ट के आसपास यानी जो ईरान है उनके आसपास जो कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका, सीरिया, लेबनान वगैरह, जी। अगर विस्थापन की वो देखे एक आंकड़ा, तो 11 से 12 मिलियन लोग विस्थापन हुए हैं। मतलब कि इंटरनल विस्थापन हुए हैं, अपने देश में ही अपने घर छोड़ के इधर उधर हो गए, अच्छा। क्योंकि बार बार कॉन्फ्लिक्ट वगैरह की वजह से। और उसके मुकाबले में जैसे सीरिया वगैरह में तो बहुत ज़्यादा है, 6 से 7 मिलियन के करीब। लेकिन ईरान में अभी 40-50 हज़ार लोग ही, 40 से 50 हज़ार लोग ही मतलब अपने घर छोड़ के इधर-उधर हुए हैं। तो ईरान अभी इस आंकड़े में कम है। वहीं इंडिया गवर्नमेंट के जो बता रहे हैं कि 9,000 लोग अभी वहाँ फँसे हुए हैं, उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट, वर्कर वगैरह काम करने जो ईरान में करते हैं। तो उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने उनको एडवाइजरी जारी करके कहा है कि अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। और जो वहाँ पे राजदूत है, उन्होंने भी अपने हिसाब से मोबाइल नंबर वगैरह या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जारी करके उन्होंने उनका सपोर्ट करने के लिए ये सब काम किया है। साथ ही 2025 जून में जब इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इंडिया गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाई थी, ऑपरेशन सिंधु, जिसमें 110 इंडियन स्टूडेंट को मतलब ईरान से इंडिया लाया गया था। तो अच्छा। ये है मतलब जो यहाँ के विदेश मंत्रालय उन्होंने ये बताया है। अच्छा। हमज़ा, मेरा आपसे सवाल है, आपको पता होगा कि शनिचर के रोज़ इज़राइल ने ईरान पे हमला किया, यूएस के साथ मिलके। लेकिन उस हमले में उन्होंने एक लड़कियों के स्कूल को भी निशाना बनाया, जिसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लड़कियाँ शहीद कर दी गईं। आपका इस बारे में क्या राय है? और इस हमले के बाद क्या इज़राइल और यूएस पे यूएन ने कोई कड़ा कदम उठाया, कोई सैंक्शन लगाया? मोहसिन भाई, ये एक बहुत आयरनी वाली बात है कि जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यू का मसीहा समझते हैं, उन्होंने ही मतलब एक स्कूल पे हमला किया, जिसमें तकरीबन 150 से भी ज़्यादा लड़कियां मारी गईं, बच्चियां मारी गईं। जी। खैर, ये तो बात है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, यूएन, यूनाइटेड नेशंस वगैरह, वो इस चीज़ को, मतलब अगर हम अलग से देखें तो वो ये जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह, इसको तो कंट्रोल वही लोग कर रहे हैं। जी। क्योंकि आप देखेंगे जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जी। ज़्यादातर ये जो चाइना, इसके अलावा जो अमेरिका वगैरह, फ्रांस, ब्रिटेन। तो यूनाइटेड नेशन अभी बस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और बस कह रहा है कि ये जो यूएस और इसराइल वगैरह हैं, इन पे इनको अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए कि एक क्या है, नहीं है। लेकिन उसके अलावा अभी तक कोई सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं यूएन वगैरह के द्वारा। और मेरा मानना है कि बहुत सख्त कुछ कड़ा कुछ सैंक्शन वगैरह लगाने चाहिए, जिनसे इनको समझ आए। रेहान, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ईरान ने जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या इससे दुनिया भर की ऑयल ट्रेड पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा तो कितना? देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है ना, इसको चौक पॉइंट कहते हैं, जहाँ से मतलब तेल और गैस का आयात और निर्यात होता है। जी। ये एक वही रास्ता है जहाँ से 20 से 25% कच्चा तेल और जो गैस है उसका आयात निर्यात होता है। हुँ। तो इसका जो असर पड़ेगा, और अमेरिका को भी एक बात बता दूं कि अमेरिका यहाँ से 5 से 10% का जो अमेरिका के पास जो कच्चा तेल जाता है वो इसी रास्ते से जाता है। अच्छा। और वहाँ पे जो ईरानियन जो मिलिट्री है उसको एकदम से बंद कर दिए हैं। तो इसका जो असर पड़ने वाला है वो खासकर एशियाई देशों में, जैसे चीन, भारत। अभी यहाँ पे तेल के क्राइसिस वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि जो वो पॉइंट है ना जहाँ से तेल आती है, उसको एकदम से मिलिट्री ने बंद किया है। इसका असर पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है उसके अलावा पूरा वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। हमसे मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस जंग का आप अंजाम क्या देख रहे हैं? आने वाले वक़्त में यहाँ के रहने वालों और यहाँ के रहनुमाओं का क्या अंजाम हो सकता मोहसिन साहब, इस जंग मतलब
अनसर्टेन, हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये जंग जो है न्यूक्लियर वॉर तक जा सकती है या ये जंग यहाँ भी रुक सकती है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बेहतर ये होगा कि ये जो कंट्रीज हैं आपस में निगोशिएशन करें, डिप्लोमेसी, कुछ इससे सॉल्यूशन निकालें। यही हम सबके लिए बेहतर होगा, वरना ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ऐसा भी नहीं कह सकते कि युद्ध का कुछ अंदेशा नहीं लगाया जा सकता, अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो यूएस और ये इसराइल है, इन लोगों ने काफ़ी दिनों से मेहनत किया है, मतलब थोड़ा मतलब पावरफुल कंट्री है। उसके मुकाबले में जो मिडिल ईस्ट में ईरान जो अपना दबदबा बनाना चाहती है, तो इसका वजह ये है कि कहीं ना कहीं यूएस और इसराइल बहुत ताकतवर तो ठीक है, लेकिन ये जो ईरान है ये भी पिछले 30 सालों से मेहनत कर रही है इसके लिए, इस वार के लिए, क्योंकि उसको भी अपना डोमिनेंस चाहिए कहीं ना कहीं। और ये जो अमेरिका अपना डोमिनेंस पूरा मतलब मिडिल ईस्ट में चाह रहे हैं, उसके बदले में ईरान भी अपना काफ़ी मेहनत किए हैं। तो इसका असर ये देखने को मिलेगा कि नहीं कुछ तो इसराइल और अमेरिका का कुछ ना कुछ तो ये लोग बर्बाद करेंगे, कुछ ना कुछ ये लोग बर्बाद करेंगे। तो नाजरीन, ये थे रेहान फजल और आमिर हमजा, जो हमें ईरान की जंग पे अपने इंसाइट्स दे रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि हम आप तक कुछ फ्रूटफुल कंटेंट पहुंचा पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान सैयद मोहसिन उस्मान रिजवी को दीजिए इजाज़त। किसी और दिन किसी और मेज़बान के साथ किसी और मौजू पे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।